हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली आपको पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम और आरएस मेंस एग्ज़ाम, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड की जो लेक्चरर एग्ज़ाम हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी कड़ी में हमने आज की हमारी क्लास में कुछ टॉपिक्स को शामिल किया है, जिनमें से पहला टॉपिक है राज्यसभा निर्वाचन यानी राज्यसभा इलेक्शंस। इसके अलावा है अनुच्छेद 164(1)(a), ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हमने कुछ अन्य टॉपिक्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को, तो जिसका हमारा पहला टॉपिक राज्यसभा निर्वाचन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है वर्तमान में क्यों चर्चित है, ये चर्चा में क्यों है। देखिए, पिछले वर्ष ही 8 राज्यों के अंदर राज्यसभा की 19 सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी और इसी वजह से इस टॉपिक को हमने हमारे करंट अफेयर्स के जो क्लास है उसमें इंक्लूड किया है। अब हम जान लेते हैं कि राज्यसभा के बारे में, इसके सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया या जो विधि क्या है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, कौन करता है। तो देखिए, इसके लिए जो राज्य विधानमंडल होते हैं सभी राज्यों के, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के राज्य विधानमंडल यानी उसके दोनों सदन, अधिकांश राज्यों के अंदर जो विधानसभा है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो जिनमें विधानसभा है उसमें केवल विधानसभा के सदस्य, और जो जिनमें विधानमंडल में दोनों जो सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो उन दोनों के निर्वाचित सदस्य। तो ध्यान देने की बात है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दूसरी बात है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विधि या जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर जो जो राज्य होता है उसकी जनसंख्या के अनुसार उसके अनुपात जो एमएलए होते हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। तो जैसे जो एमएलए है उसके मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, जैसे राज्य की जो जनसंख्या होगी, राज्य की जनसंख्या, उसके अंदर भाग दे दिया जाता है जो राज्य विधानमंडल के जो कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या का इसमें भाग दे करके, और इसमें फिर पुनः भाग दिया जाता है 1000 का। ठीक है, इस प्रकार से एक एमएलए के मत का मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी इसमें जो एमएलए का जो मत जो दिया जाता है, इसका अर्थ है उस एमएलए का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ के सभी लोगों के मत इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसके अंदर एक से अधिक जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपनी वरीयता के अनुसार उन्हें वोटिंग की जाती है, तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। इसे हम राष्ट्रपति के टॉपिक में हम और ठीक से समझेंगे। तो इसके बाद में बात करते हैं इसकी चौथी अनुसूची, ये इसमें क्या दिया गया है। देखिए, चौथी जो अनुसूची है इसके अंदर जो अलग अलग राज्य है, भारत के जो 29 राज्य हैं उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। यानी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राज्यसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची के अंदर किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आर्टिकल 80 है, इसके अंदर राज्यसभा की संरचना, उसके कार्य, इन सब के राज्यसभा की संरचना और इसके अलग अलग जो बातें इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहली बात, जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों की संख्या, तो इसके अंदर कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, अधिकतम संख्या 250 होती है। और इन 250 सदस्यों में से जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। इन 238 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के
अंदर जिनमें विधानसभाएं उपस्थित जिनमें विधानसभाएं हैं, उन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि इसके अंदर आते हैं 238। इसके अलावा बचे हुए जो 12 सदस्य होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस आधार पर? जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के अंदर अपना एक योगदान दिया है, अतुल्य योगदान दिया है, उन लोगों को राष्ट्रपति अपने तरफ से नाम निर्दिष्ट करता है, उन्हें नियुक्त करता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 84 की, अनुच्छेद 84 की। अनुच्छेद 84 के अंदर क्या दिया गया है, देखिए। इसके अलावा हम कुछ बात इसके बारे में और बात कर लेते हैं यार, कि अनुच्छेद 80 के अंदर क्या बताया गया है। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। अर्थात जैसे जिस प्रकार से लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में या 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर दी जाती है, उस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन, जैसे लोकसभा को निम्न सदन और या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, उसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसको अलोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसे उच्च सदन कहा जाता है या फिर इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके अंदर जो सभी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। इसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं और प्रत्येक जो 2 वर्ष के बाद में इसके 1/3 सदस्यों का जो रिटायरमेंट हो जाता है, वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य अर्थात 250 के 1/3 लगभग 60 से 70 सदस्य प्रतिवर्ष इससे रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। और उन्हीं के स्थान पर जो जो 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर उतने ही नए जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए, जैसे आपको बताया कि इनका जो निर्वाचन है वो राज्यों से प्रतिनिधित्व वहाँ की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो ऐसी विधि से चुने जाते हैं जो कि संसद विधि के द्वारा निश्चित करती हैं। और इनकी जो योग्यताएं हैं इनके बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 84 के अंदर इन सदस्यों की अहर्ताएं या योग्यताएं हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसकी जो योग्यताएं हैं उसमें सबसे पहली है वह भारत का जो भी राज्यसभा का जो सदस्य बनना चाहता है या जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके लिए योग्यता होती है कि सबसे पहली बात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा में जो स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो, यानी राज्यसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति ही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और इसके अलावा संसद के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई अन्य योग्यताएं भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अनुच्छेद 164 1A। क्या है ये, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर मंत्रिपरिषद की जो वर्तमान संख्या है वो जो कुल वहाँ के जो सीटें हैं, वहाँ की विधानसभा सीटें हैं, वहाँ के कुल विधानसभा सदस्य हैं, उनकी 15% की सीमा से अधिक हो गए हैं, तो इसलिए चर्चित है। देखिए, अनुच्छेद 164 1A के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान है कि किसी भी राज्य के अंदर जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, जैसे केंद्र में मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है, उसी प्रकार राज्य के अंदर भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होता है, जिसके अंदर स्वयं मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और अन्य जो मंत्री होते हैं। तो इनकी संख्या मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान, तो राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, 200 सदस्य विधानसभा के अंदर निर्वाचित होकर जाते हैं, तो उनकी 15%, उनका 15% का मतलब अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या होती है, मंत्रिपरिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री सहित, उनकी संख्या हो सकती है 30, 15% हो सकती है। अब देखिए, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित ये जो संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके अंदर सीटें 40 सीटें हैं, तो 40 सीटों का अगर हम 15% निकालते हैं तो लगभग 6-7 सीटें निकल के आती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ये बताया गया है कि
ऐसे राज्य जिनके अंदर जो सीटें, विधानसभा की सीटें हैं वो कम होती हैं, तो उस जगह पर जो मंत्रिपरिषद है उसके अंदर जो 15% के अगर आंकड़ा काफ़ी कम होता है तो ऐसी स्थिति में यह संख्या न्यूनतम 12 रखी गई है। और ये जो प्रावधान है इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा गया था। देखिए, जैसे आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मंत्रिपरिषद की वर्तमान संख्या है वो अनुच्छेद 164(1)(a) के द्वारा निर्धारित 15% की जो सीमा है उससे अधिक हो गई है। इसीलिए यह अनुच्छेद 164(1)(a) के उल्लंघन के समान है। अगला हमारा टॉपिक है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो पद है महान्यायवादी का, भारत के महान्यायवादी का, ये चर्चित क्यों रहा, वर्तमान में क्यों चर्चा में रहा। देखिए, हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो वेणुगोपाल हैं उनको महान्यायवादी के रूप में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है और उनके कार्यकाल को राष्ट्रपति जी के द्वारा 1 वर्ष के लिए और अधिक बढ़ाया गया है, उनको पुनर्नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अब हम इससे संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 76, आर्टिकल नंबर 76। संविधान का जो आर्टिकल 76 है उसके अंदर भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है, जो कि देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या जो कानूनी अधिकारी होता है। देखिए, इसके नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करें तो महान्यायवादी जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का जो कि नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। और इनके लिए जो योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो महान्यायवादी जो है उसके लिए योग्यता है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अंदर कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है तो उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति के जो विचार से वह व्यक्ति जो है जिसे महान्यायवादी नियुक्त किया जा रहा है वह कानून का या जो विधि है उसका उच्च कोटि का जानकार होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जो भारत के उच्चतम न्यायाधीश के न्यायाधीशों के जो लिए योग्यता होती है उसके बारे में, तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसके रूप में कार्य करने के लिए सबसे पहले योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि उसे किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी जो राज्य है उसके उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने का लगभग 5 वर्षों का अनुभव उसके पास होना चाहिए, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत करने का उसका 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों का एक उच्च कोटि का जानकार या योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अब इसके कार्यकाल की बात करते हैं। नियुक्ति की बात कर ली, इसकी योग्यताओं की बात कर ली, अब हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए, महान्यायवादी है उसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर केवल उसके पद के बारे में उल्लेख किया गया है, इसके कार्यकाल के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसकी जगह पर संविधान में क्या कहा गया है, इसमें संविधान में कहा गया है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वह इस पद पर, महान्यायवादी के पद पर जो नियुक्त व्यक्ति है वह कार्य कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे किसी भी समय हटा सकता है, और अगर वह स्वयं चाहे तो अपना जो त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को किसी भी समय सौंप करके इससे पदमुक्त हो सकता है। तो ये इसके कार्यकाल की बात थी, अर्थात इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, और या तो वह स्वयं अपना जो इस्तीफा या जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप करके पद से मुक्त हो सकता है, या राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। दूसरी बात, इनके जो पारिश्रमिक की, तो इन्हें वह पारिश्रमिक मिलेगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब इनके कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी है, उसके मुख्य कर्तव्य होते हैं कि सबसे पहली बात, वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं। दूसरी बात कि जो विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का वह पालन करता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाएं, और संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का वह निर्वहन करता है। ये इसके महान्यायवादी के कार्य होते हैं। अब राष्ट्रपति महान्यायवादी को क्या क्या कार्य सौंप सकता है, देखिए, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से
पेश होना, ये कार्य राष्ट्रपति महान्यायवादी को सौंपता है। इसके अलावा राष्ट्रपति महान्यायवादी को कह सकता है कि वह अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के अंदर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करे, अथवा सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय के अंदर उसे सुनवाई का अधिकार भी होता है। तो ये इसकी कार्य और शक्तियां हैं। इसके अलावा हम इसके अधिकार और मर्यादाओं की बात करें तो अधिकार इसके क्या हैं। सबसे पहली बात कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जो न्यायपालिका है, अदालत है, उस जो न्यायालय है उसके अंदर महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा संसद के जो दोनों सदन हैं उनके अंदर अपना मत रखने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का उसे अधिकार नहीं है। और उसे एक संसद सदस्य की तरह सारे वेतन भत्ते और विशेष अधिकार भी उसे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी की जो मर्यादाएं या उसकी सीमाएं। देखिए, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, और जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना हो उस पर वह किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, और बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या किसी कंपनी के निदेशक के पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये उसकी जो शक्तियाँ हैं उन पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं उनको निश्चित किया गया है। और जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, भारत के जो वर्तमान जो महान्यायवादी हैं मिस्टर के वेणुगोपाल, इनकी तस्वीर है, जो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के पद पर यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो पद है उस पर कार्य कर रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी MPLAD फंड। देखिए, सबसे पहली बात ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि देखिए हाल ही में कोविड-19 जो महामारी है उसकी वजह से जो इस परियोजना के लिए जो जितने भी जो फंड आते हैं उन सभी को निलंबित कर दिया गया था। इस वजह से ये जो MPLAD फंड है ये चर्चित रहे हैं। देखिए, संसद सदस्यों में सरकार से वर्ष 2018 और 2019 के अंदर जो स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने का आग्रह किया है। जो संसद के सदस्य हैं उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वर्ष 2018 के अंदर, इसके अलावा 2019 के अंदर जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी उनके लिए जितनी निधि या जितना फंड जारी किया गया था, जितना फंड उनके लिए फिक्स किया गया था उसे जारी किया जाए। अब देखिए, संसद सदस्य जो स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड MPLAD फंड जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, और इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद है उसे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर जिला कलेक्टर को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। इसके अलावा सांसद जो है उसे प्रतिवर्ष अपनी जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर अनुसूचित जाति के या शेड्यूल कास्ट की जो आबादी वाली क्षेत्र हैं उनके लिए उस फंड में से कम 15%, और जो अनुसूचित जनजाति हैं अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब ST जो हैं उनकी आबादी वाली क्षेत्रों के लिए कम से कम 7.5% की जो लागत वाले कार्यों की अनुशंसा करना उसके लिए अनिवार्य है। यानी इतना जो फंड है उस फंड का जो कम से कम 15% अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों के लिए और कम से कम 7.5% अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के लिए उसे खर्च करवाना होगा। अगला हमारा टॉपिक है विशेषाधिकार हनन। सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि ये चर्चित क्यों है, क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा था कि रिपब्लिक भारत के जो एक जर्नलिस्ट हैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी, उन पर महाराष्ट्र सरकार ने जो विशेषाधिकार हनन का एक मामला वहाँ की उच्चतम न्यायालय में दायर किया था, तो जिसमें अभी हाल ही में उन्हें जो रिलीफ मिला, उन्हें राहत दी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसी वजह से ये टॉपिक है चर्चित हो जाता है। ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था। अब देखिए, अनुच्छेद 105 जिसके बारे में हमारे जस्ट पिछले वीडियो में ही हमने चर्चा की है, जिसके अंदर सांसदों के जो विशेष अधिकार हैं उनके बारे में हमने बात की थी। हम एक बार फिर से शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए क्या होते हैं सांसदों या संसद के विशेष अधिकार।
सबसे पहली बात, जो संविधान और संसद के नियमों के अधीन सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी संसद के सदस्य को सदन में या किसी समिति में दिए गए मत या बात के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये इनके अधिकार होते हैं। इसके अलावा हम देखिए, ये जो अधिकार हैं सांसदों के अधिकार, वो दो प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। एक तो संसदीय विशेषाधिकार, जिसके अंदर अब इसमें जैसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं, और एक जो सामूहिक विशेषाधिकार हैं। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की बात करें तो उसमें बोलने की स्वतंत्रता है, जो अनुच्छेद 19(1) से थोड़ी भिन्न है और व्यापक है। और जैसा कि अनुच्छेद 19(1) के अंदर 19(2) के अनुसार जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उस प्रकार से प्रतिबंध इनके अधिकार 105 के तहत जो विशेष अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा संसद का जो अधिवेशन है, उसके प्रारंभ होने से 40 दिन पूर्व और 40 समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो न्यायिक गवाही आदि के में जारी जो सम्मान है उससे उन्हें छूट होती है। 105(4) के तहत, अनुच्छेद 105(4) के तहत जिन व्यक्तियों को संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, उन्हें भी व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, के वेणुगोपाल, उन्हें भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें तो जो संसद की जो कार्रवाई है उसको प्रकाशित होने से रोकने का उनको अधिकार होता है। संसद के जो सदस्यों या अधिकारी या सदन जो होते हैं, उनको सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी न्यायालय में साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, ना ही वे दस्तावेज पेश कर सकते हैं। ये जो उनके सामूहिक विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा किसी भी सदन की जो किसी भी सदन के किसी सदस्य की जो गिरफ्तारी है या नज़रबंदी है या उसकी रिहाई है, उसके बारे में तुरंत सूचना प्राप्त करने का उन्हें अधिकार होता है। अध्यक्ष की अनुमति के बिना संसद की जो संसद का जो परिसर है, उसका जो क्षेत्र है, उसके अंदर गिरफ्तारी से उन्हें रोक ये जो कुछ अधिकार होते हैं इस प्रकार के, तो जिसके बारे में और विस्तृत अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 194 के तहत जो राज्य विधानमंडल हैं जिन या उनके जो विधायक हैं, उन्हें भी इसी प्रकार के जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं। संविधान के द्वारा ये अधिकार उन्हें प्रदत्त होते हैं। अब इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो प्रदत्त विशेषाधिकार हैं, उनका अतिक्रमण जो जब किया जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा कोई भी कृत्य जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यप्रणाली में बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे विशेष अधिकारों का हनन माना जाता है, क्योंकि इस संबंध में संसद के द्वारा अधिनियमित कोई कानून मौजूद नहीं है। इसलिए विशेष अधिकारों के जो उल्लंघन है उसके मामले में ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। यानी इन विशेष अधिकारों के लिए कोई विशेष संसद के अंदर कोई कानून निर्मित नहीं किया गया है। इसलिए जो परंपरागत रूप से जो ब्रिटिश संसदीय परंपराएं हैं, उन्हीं का जो उन्हीं को फॉलो करते हैं हम, इनकी परंपराओं के द्वारा इनको नियंत्रित करते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं। और आपको अगर इस क्लास के किसी भी टॉपिक को लेकर कोई डाउट हो, आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, या कुछ एक्स्ट्रा आप जानकारी चाहते हैं, या आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जा कर के बता सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो इसके जो संबंधित PDF नोट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इसके PDF नोट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।